नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने कई घोषणाएं कर दी है। नए साल की शुरुआत होते ही बिहार वालों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दिए हैं। साथ ही गरीबों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए गए। और साथ ही बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव इस नए साल में बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बड़ी घोषणा हो गई है। तो वहीं बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर भी कई बड़े ऐलान हो गए। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ कर दिया है कि वे अब केंद्र की राजनीति करेंगे और बजट सत्र के बाद देश की यात्रा पर निकलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बता दें कि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार यात्रा पर हैं। बिहार यात्रा खत्म होते ही नीतीश कुमार जी अब देश यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। और बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार यदि विपक्ष का नेतृत्व करते हैं तो अच्छी बात होगी। यानी नीतीश कुमार जी यदि पीएम कैंडिडेट होंगे, यदि राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट ना बनकर नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बनाया जाएगा तो अच्छी बात होगी। ये खुद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने कहा है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी क्लियर कर दिया है कि मेरे बाद तेजस्वी यादव ही बिहार की कमान संभालेंगे, तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और अब जगदानंद सिंह का भी ये बयान सच प्रतीत होता हुआ दिख रहा है। जगदानंद सिंह ने ऐलान करते हुए कहा कि नीतीश कुमार 2023 तक तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंप देंगे। और अब खुद मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि वे देश यात्रा पर निकलेंगे और सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे ताकि बीजेपी का इस बार सफाया किया जा सके। इस बार लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जीत हो, विपक्ष की जीत हो, यही नीतीश कुमार जी का एकमात्र उद्देश्य दिख रहा है। ये बिहार सरकार जो दिन रात लोगों को रोजगार और नौकरी देने की बात करती है, और ये वही बिहार सरकार है जो रसोइया के साथ इतनी नाइंसाफी कर रही है ना, जिसे जानकर आप भी चौंक जाओगे। रसोइयों को पता है कितना वेतन अभी दिया जाता है? मात्र 55 रुपए दिन का। देखिए, रसोइयों को अभी मात्र 1650 रुपए प्रति महीने वेतन दिया जाता है, और यदि 30 दिनों से इसे भाग करोगे तो 55 रुपए दिन के आएंगे। तो बताइए, इस महंगाई के दौर में 55 रुपए में कैसे गुजारा होगा साहब? कैसे रसोइया लोग अपने बाल बच्चों को पालेंगे? कैसे आपके लिए काम करेंगे? आपको याद होगा कि ये वही रसोइया है जब कोरोना सबसे खतरनाक स्थिति में था, जब पीक में था, तब इन्होंने काम किया है आपके लिए। तो इनके बारे में आप क्या नहीं सोचोगे? आखिर इनके लिए इतनी नाइंसाफी क्यों? और देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि रसोइया को प्रति महीने 21,000 रुपए मानदेय लागू करो, नहीं तो लड़ाई सड़क से सदन तक होगी। इस मांग को लेकर रसोइया संघ ने आंदोलन किया। बिहार के जमुई से खबर आ रही है कि जमुई में रसोइया संघ ने हड़ताल किया, जिसके तहत बीईओ कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी, आप दोनों को छोड़कर बाकी सभी को लगता है कि इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। देखिए, आपके ही सरकार के घटक दल भाकपा माले ने इनके साथ खुद मिलकर प्रदर्शन किया है और इनके लिए जायज मांग उठाई है। इनको 21,000 रुपए मानदेय दिया जाए, ये मांग की जा रही है। इन रसोइयों ने कोरोना से भी लड़ाई की है। इन्होंने कोरोना से भी हार नहीं मानी। जब कोरोना खतरनाक स्थिति पर था तो इन्होंने बिहार के सभी जिलों में सारे क्वारंटाइन सेंटर पर अपने जान को जोखिम में डालकर भोजन बनाने का काम किया था। आज भी ये अपनी जान को जोखिम में डालकर भरे ठंड में खाना बनाने का काम करती है। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, भले ही आपके शिक्षक लेट आ जाए, भले ही कोई अन्य कर्मी लेट आ जाए, लेकिन ये कभी भी लेट से नहीं आती है, क्योंकि ये यदि लेट से आने लगेगी तो समय पर किसी को खाना नहीं मिल पाएगा, सब भूखे मरेंगे। तो ये जो अपना काम समय पर कर रही है, ठीक से कर रही है, मन लगाकर ईमानदारी से कर रही है, तो इनके लिए आखिर ये शर्मनाक मानदेय क्यों? इतनी महंगाई के दौर में आखिर क्यों इनको 1650 रुपए प्रति महीने दिया जाता है? कैसे गुजारा होगा इनका, बताइए। इनको और इनके परिवार को क्या भूखे मारने का इरादा है सरकार का?
पूरे बिहार में भयानक ठंड बढ़ी हुई है और बिहार में अभी ठंड से निजात नहीं मिलेगी, बल्कि मौसम विभाग ने तो खतरनाक अलर्ट जारी करते हुए कह दिया है कि बिहार में ये ठंड तो अभी कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। ये ठंड तो सिर्फ अभी एक ट्रेलर है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि बिहार में 15 जनवरी तक ठंड बरकरार रहेगा और 20 जिलों में अभी कोल्ड डे का अलर्ट जारी करना पड़ा। पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है, हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ी हुई है। आलम ऐसा है कि इस कड़कड़ाती ठंड से राहत मिलने का अभी कोई भी आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो पूरे प्रदेश में अधिक दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे और भी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। बीते 24 घंटे में बिहार में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और अब तो इससे भी ज्यादा तापमान गिरने वाला है। मौसम विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों से कहा है कि कृपया ठंड में बचकर रहें, बहुत जरूरी हो तभी लोग घर से बाहर निकलें। बिहार में ये ठंड अभी मौत का दूसरा नाम बन गया है। बिहार में आए दिन ठंड से लोगों की मौत होने लगी है और इस भयानक ठंड में गरीबों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। गरीबों के पास ना तो पहनने के लिए गर्म कपड़े हैं और ना ही बिछाने के लिए कोई ढंग का बिस्तर, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी अभी पैसे नहीं बचे हैं, क्योंकि बिहार में बढ़ी हुई ठंड के कारण रोजगार भी मिलना बंद हो गया है। और तेजस्वी यादव खुद अपनी पार्टी को गरीबों की पार्टी कहते हैं। तो तेजस्वी यादव जी, इन गरीबों के लिए आप आखिर कब आगे आएंगे? देखिए, बिहार में सरकारों ने गरीबी इस तरह से फैला कर रख दी है कि पूरे पटना को यदि रेन बसेरों में भी तब्दील कर दिया जाए ना, फिर भी गरीबों के लिए जगह कम पड़ जाएगी। और ऐसे कंडीशन में कुछ गरीबों के लिए तेजस्वी यादव ने कुछ महान काम तो किए हैं कि रेन बसेरों का इंतजाम किया है, लेकिन साहब फिर भी कई गरीब ऐसे हैं जो अभी ठंड में ठिठुर रहे हैं, इनकी जान जा सकती है। इनके लिए जल्द से जल्द काम किया जाए। तो वहीं अस्पतालों में अभी जगह कम पड़ गए हैं। अस्पतालों में लगातार ठंड लगे हुए मरीज आ रहे हैं। ठंड के कारण मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि बिहार के किसी भी अस्पताल में जगह नहीं है, सीट खाली नहीं है मरीजों को भर्ती कराने के लिए। अतः जरा बच के रहिएगा इस भयानक ठंड में। बीएसएससी ने साफ कर दिया है कि कोई भी क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है दूसरी पालियों का। सिर्फ एक पाली का ही क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, जिसकी परीक्षा रद्द कर दी गई। यानी बीएसएससी का कहना है कि बीएसएससी अभ्यर्थी सिर्फ झूठ मूठ का सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल कोई क्वेश्चन पेपर लीक हुआ ही नहीं है। यानी जो बीएसएससी अभ्यर्थियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ खदेड़ कर पीटा गया, तो इसको लेकर बीएसएससी ने कहा है कि ये अफवाह फैलाई गई थी और उसी को लेकर अभ्यर्थी आए थे प्रदर्शन करने। देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की गत 24 दिसंबर को तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की पहली पाली के प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह फैलाने वाले पर शिकंजा कसने लगा है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने इस मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज करते हुए 2 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसमें से एक प्रशांत कुमार और दूसरा सन्नी पटेल है। प्रशांत रोहतास जिला के विक्रमगंज थाना क्षेत्र के धनगाई गांव के नटवर रोड का रहने वाला है। उसका परीक्षा केंद्र दानापुर स्थित बीएस कॉलेज में था, जहां 24 दिसंबर की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक उन्होंने कमरा संख्या 7 में परीक्षा दी थी। उसके बाद उसने प्रश्न पत्र जमा करने के ठीक पहले कुछ पन्नों की फोटो खींचकर परीक्षा समाप्त होने के 55 मिनट बाद दोपहर करीब 1:15 बजे 2 मित्रों को भेज दिया। और कुछ इसी तरह से बीएसएससी पेपर लीक होने की अफवाह फैलाई गई, जिसके बाद इतना बड़ा बवाल हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है और फिर से मोदी सरकार राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने की तैयारी कर लिए हैं। मोदी जी ने पिछली बार भी राम मंदिर के नाम पर ही वोट मांगे थे, तो जनता ने उन्हें वोट भी दिया और 4 सालों से राम मंदिर के निर्माण पर बहुत ही धीमी गति से कार्य करवाया जा रहा है, ताकि फिर से 5वां साल राम मंदिर के नाम पर वोट मांग सके। और अब तो अमित शाह ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि राम मंदिर 1 जनवरी 2023 को तैयार होगा, उससे पहले तैयार होने वाला नहीं है।
ताकि ये बीजेपी वाले फिर से राम मंदिर के नाम पर वोट मांग सके। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी राज्य त्रिपुरा में एक रैली को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि राम मंदिर 1 जनवरी 2023 तक तैयार हो जाएगा। और यदि बात करें कि अब तक कितना निर्माण हुआ है, तो देखिए, राम मंदिर निर्माण का 60% काम अभी तक पूरा हुआ है। लो कर लो बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पता ही नहीं है कि बीएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज हुआ है। मुख्यमंत्री जी, आपके प्रशासन वाले बीएसएससी अभ्यर्थियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ कर खूब पीटे हैं। खूब इनको पीट कर अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। कई अभ्यर्थी तो मरते मरते बचे हैं, कई लोगों के सर पर मार दिया गया है। इतना बड़ा कांड हो गया और मुख्यमंत्री जी को कुछ पता ही नहीं है। और मुख्यमंत्री जी अभी जनता के बीच जा रहे हैं, समाधान यात्रा में जा रहे हैं। तो बताइए, जब मुख्यमंत्री जी को इतने बड़े कांड का कुछ पता ही नहीं रहता है, तो जनता की समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री जी को क्या पता रहेगा। देखिए, बड़ी खबर है, पटना में बीएसएससी अभ्यर्थियों को खूब दौड़ा कर पीटा गया। और जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री जी से इस मामले पर बात करने की कोशिश की, तो मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया कि मुझे तो कुछ जानकारी ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने तो उल्टा पत्रकारों से ही पूछना शुरू कर दिया कि कहां लाठीचार्ज हुआ है, किस पर लाठीचार्ज हुआ है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये बनता है कि बिहार में कब किनको पीट दिया जाता है, कब किनको गोली मार दी जाती है, कब किनको जेल भेज दिया जाता है, कहां चोरियां होती है, कहां लूटपाट होती है। यदि इन सब की जानकारी सरकार को नहीं होगी तो किनको होगी साहब। इतना बड़ा कांड के बारे में आप बोल देते हो कि हमें कोई जानकारी ही नहीं है। यहाँ तो सवाल यह भी बनता है कि इतना बड़ा कांड हो गया तो क्या किसी ने मुख्यमंत्री जी को बताने की जरूरत भी नहीं समझी कि कम से कम इनको बता भी दिया जाए। राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कम से कम इतना तो हक बनता है कि कम से कम क्या हो रहा है बिहार में इसकी भी जानकारी हो जाए। बिहार के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। 5वीं व 8वीं की वार्षिक परीक्षा 13 से 16 मार्च तक होने वाली है। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 13 से 16 मार्च तक होने वाली है, जबकि कक्षा 1 से 4थी और 6ठी व 7वीं कक्षा के बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन भी मार्च में संपन्न हो जाएगा। जारी शेड्यूल के मुताबिक 5वीं से 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली 1 से 3 बजे तक रहेगी। साथ ही कक्षा 1 से 4थी और 6ठी से 7वीं कक्षा के बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन 17 से 21 मार्च के दौरान किया जाएगा। 5वीं व 8वीं कक्षा की बात करें तो 13 मार्च को पहली पाली में हिंदी, उर्दू और बांग्ला की परीक्षा होगी। दूसरी पाली में अंग्रेजी विषय की। 14 मार्च को पहली पाली में गणित और दूसरी पाली में पर्यावरण या सामाजिक विज्ञान की। 15 मार्च को पहली पाली में विज्ञान विषय की परीक्षा केवल 8वीं के लिए और दूसरी पाली में संस्कृत व अन्य विषय की परीक्षा केवल 8वीं के लिए होगी। 16 मार्च को पहली पाली में राष्ट्रीय भाषा हिंदी की और दूसरी पाली में शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन होगा। बिहार सरकार ने फैसला कर लिया है कि 50,000 की आबादी पर एक एससी स्कूल बनाया जाएगा। देखिए, पुनपुन प्रखंड मुख्यालय स्थित राजकीय अंबेडकर 10+2 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का स्थापना दिवस पर बिहार के अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इन्होंने कहा कि बिहार में 50,000 की आबादी वाले हर प्रखंड में एक अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए कई योजनाएं चलाई है और अब बिहार सरकार ने प्रण ले लिया है कि बिहार के हर अनुसूचित जाति के बच्चे ठीक से पढ़ सके। इसके लिए हर प्रखंड में जहां जहां 50,000 की आबादी होगी वहां अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय खोल दिया जाएगा। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर बड़ी खबर है। बिहार में 7 जनवरी से जाति आधारित जनगणना होने वाली है और पहले चरण में गिने जाएंगे मकान और दूसरे चरण में इंसानों की या अन्य चीजों की गिनती होगी। देखिए, बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत 7 जनवरी से हो रही है।
और इसे लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी हो गई है। गणना को तय समय में पूरा करने के लिए बिहार में करीब 2 लाख कर्मी लगाए गए हैं और इसमें शिक्षक, विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेविका समेत अन्य सभी स्तर के कर्मी शामिल हैं। और इसके तहत पहले पूरे राज्य में मकानों की गणना होगी और उसकी रिपोर्ट आने के बाद लोगों की जाति आधारित गणना की जाएगी। बता दें कि पहले चरण में मकानों की गिनती के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। 21 जनवरी तक मकानों की गिनती कर मकान पर नंबरिंग करने का कार्य पूरा होगा। कोई भी बच्चा सबसे अच्छा बोल या समझ अपने क्षेत्रीय भाषा में पाता है, इसलिए अब सरकार ने फैसला किया है कि बिहार के 80,000 स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे क्षेत्रीय भाषा की पुस्तकें। देखिए, खबर आ रही है कि सरकारी स्कूल के बच्चे विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तक पढ़ेंगे। राज्य सरकार उन्हें क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें उपलब्ध कराएगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाई है और इसके तहत पहली से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें पढ़ने को मिलेगी और इसमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका, मगही की किताबें मिलेगी। इसके साथ ही जनजातीय भाषाओं की पुस्तकें भी मिलेगी। इनमें सुरियापुरी और उरांव भाषा की पुस्तकें होगी। दरअसल शिक्षा विभाग ने बिहार के 80,000 स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें खरीद की मंजूरी दे दी है और इसमें प्रदेश के सभी प्रमुख भाषाओं की पुस्तकें शामिल की गई है। विभाग का मानना है कि इससे बच्चों में अपनी भाषा के प्रति प्रेम बढ़ेगा और यही नहीं, दूसरे भाषाओं के प्रति आकर्षण भी पैदा होगा। कोई जैसे मैथिली क्षेत्र का बच्चा है तो मैथिली में तो पुस्तक पढ़ेगा ही, उसकी रुचि क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों में भी दिखेगी। वे चाहेंगे तो उसे भी पढ़ेंगे। लो कर लो बात, चूहे ने ट्रेन में फायर अलार्म बजाया तो यात्री डरकर कूदकर भाग गए ट्रेन से। देखिए, चूहे की वजह से ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रही सप्त क्रांति एक्सप्रेस में आधी रात को फायर अलार्म बजने से सनसनी फैल गई। यात्री आनन फानन में नींद से जागे और चैन खींचकर ट्रेन से कूद गए, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि ये अलार्म एक चूहे की वजह से बज उठा था, जिसने यात्रियों की जान सांतत में डाल दी। दरअसल बुधवार की देर रात करीब 3:20 पर जब ट्रेन संख्या 12,557 शाहजहांपुर के बथरा पहुंची तो यात्री सर्द रात में कंबल पर लिपटकर सो रहे थे। अचानक थर्ड एसी के B1 कोच में फायर अलार्म बजने लगा, जो चूहों ने बजाया था। तो यात्री ट्रेन से कूदकर भरी ठंड में भागने लगे।